कोई भी हुकूमत अवामी खिदमत के लिए टैक्स की वसूली पर इन्हिसार करती है और टैक्स चोरी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाती है, जिससे इन उमूर की अंजामदही नामुमकिन हो जाती है। सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से 70 अरब से जायद का नुकसान हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सवाल ये है कि टैक्स इकट्ठा करने पर मामूर इदारे इस चोरी को पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? गैर कानूनी और जाली सिगरेट बनाना और बेचना न सिर्फ जुर्म है, बल्कि सारिफ को इसकी कीमत की अदायगी के बावजूद धोखाधही भी है। इस तरह स्मगल्ड सिगरेट मुल्की सरहदों में दाखिल होकर बैनुस्सूबाई हुदूद से गुजरकर मुल्क भर में आम दस्तयाब हैं। सवाल है कि इन तमाम सिगरेट से वाबस्ता गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस कंपनियों और अफराद के खिलाफ उस मयार पे कार्रवाई क्यों नहीं होती कि कौमी खजाने में 70 अरब से जायद रुपए सालाना जमा हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। सालाना 70 अरब से जायद की चोरी, जिसके बारे में हम आपको आगाह कर रहे हैं बेहतर पाकिस्तान के हवाले से। ये कैसे मुमकिन है कि हम अपने वतन को बेहतर बनाना चाहें और मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं, जो मुल्क की जड़ों को मुसलसल खोखला कर रहे हैं, कि वो टैक्स जो कि आयद है, जो लागू है, जो देना बनता है, उसमें चोरी की जाए और मुसलसल चोरी की जाए और मुसलसल मुल्की ख़जाने को सालाना 70 अरब से जायद का नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब पॉलिसीज़ बने और इदारे इफेक्टिवली उन पॉलिसीज़ को लागू करें, उन पर अमल दरामद करें। क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सब आज तक मुमकिन नहीं हो सका? ये जानेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत ही टफ और जिम्मेदार ओहदों पर रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, सो इस सिस्टम से बखूबी वाकिफ़ हैं और वो हमें भी आज इस बारे में आगाह करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब शौकत जावेद साहब। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ लाने का। आप साबिक IG पंजाब और साबिक वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस अहम और सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के लिए। जी, लेकिन सर वो एक जनरल बात से मैं जानना चाहूँगी कि ये टैक्स चोरी पे काबू क्यों नहीं पाया जा सकता? मसला क्या है? जी, मसाइल बहुत सारे हैं, एक तो नहीं है कि सबसे पहली बात तो है कि रिजॉल्व नहीं है हुकूमत का और उन अदारों का जो इस काम पर मामूर है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून नहीं है। कवानीन काफ़ी सारे हैं, एक कस्टम एक्ट है, एक फेडरल एक्साइज एक्ट है, एक सूबाई एक्साइज के एक्ट्स हैं, फिर कॉपीराइट का एक कानून है, फिर एक ट्रेडमार्क का कानून है, फिर एक वो हेल्थ ऑफ नॉन स्मोकर्स को बचाने का है, फिर एक वार्निंग वाला। ये 6-7 कवानीन है। इसी तरह काफ़ी सारे इदारे हैं, कस्टम का इदारा है, फिर उसके साथ फेडरल ब्यूरो जो FBR है, उसका एक इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस का डायरेक्टरेट है। उसके बाद सूबाई महकमा जात हैं जो एक्साइज के हैं, FC है, रेंजर्स हैं, पुलिस है। इन सारों में ना तो राब्ता है, ना इनको कोई क्लियर डायरेक्शन है, ना ही कानून जो है वो कोई कॉम्प्रिहेंसिव है आम आदमी की या इन अदारों की समझ में आ जाए। कानून की अमलदारी में भी बहुत सारी रुकावटें हैं जो आगे आप पूछेंगी तो मैं फिर आपको बताऊंगा। ये सारी कंफ्यूजन इसलिए है कि इदारे परफॉर्म करना नहीं चाहते हैं। मैं खुश हूँ इस बात से कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाल ही में इस चीज़ की निशानदही की है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ कहीं क्लिक हुई है कि ये एक अच्छा खासा चंक है टैक्स का जो अवॉइड किया जा रहा है। कम से कम कहीं क्लिक हो गया, और अगर प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में आ गया तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो लीडर ऑफ हाउस भी हैं और इस वक्त भागदौड़ भी उनके हाथ में है। तो मेरा ख्याल में अब उनको कुछ करना चाहिए इस सिलसिले में कि इस कन्फ्यूजन को किस तरह से दूर करें और कवानीन में ज़रूरी तरमीम करें, इदारों को ज़्यादा फ़ाल बनाएं, और वो फ़ाल बनाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? जब वज़ीर आज़म एड्रेस भी कर रहे हैं, जान भी रहे हैं, इससे पहले हुकूमतें भी मुख्तलिफ कवानीन लाती रहीं, ले जाती रहीं, वो मैं समझता हूँ कि उसको आप ये कह सकते हैं कि ओवरलुक किया गया सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने। माफियाज होंगे ऐसे जो इस गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देते उनको। क्योंकि मेरे इल्म में आया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक अलहदा से कानून भी बनाया है
इसी पे ये ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट्स के हवाले के से। बारे में, ठीक है। और फार्मर्स जो उनको बेचते हैं उस पर टैक्स भी लागू किए गए हैं, अच्छा, और वो टैक्स जो है वो भी वसूल ना किया जाए, पाकिस्तान टोबैको बोर्ड को भी रिपोर्ट करनी होती है इस मामलात में। तो अब वो आप कवानीन पर कवानीन नए से नए बनाते जाएं लेकिन पुराने कवानीन पर अमल ना करें। तो मैं समझता हूँ 6-7 कवानीन को कम करके 1 या 2 कानूनों में बदलना चाहिए, और बड़ी क्लियर कट उसमें होनी चाहिए ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की। ठीक है। अगर हम इसको जनरली देखें, सिगरेट के शोबे को जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, कि जहाँ पर गैर कानूनी और इलिसिट जो कारोबार है सिगरेट का, ये वो कंपनियां हैं जो कि टैक्स एवेड करती हैं, टैक्स चोरी करती हैं। और टैक्स शेयर की अगर बात की जाए, 2 अलग अलग दुनियाएं लगती हैं। एक तो वो हैं जो कि सिगरेट इंडस्ट्री की तरफ से दिए गए जो टैक्स है उसका 98% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, और 40 ऐसे भी जायद कंपनियां ऐसी हैं जो टैक्स पूरा कलेक्ट किया जाता है सिगरेट इंडस्ट्री की तरफ से हुकूमती खजाने में, उसका सिर्फ 2% जो है वो दे रही हैं और सर्वाइव कर रही हैं, थ्राइव कर रही हैं। बल्कि इसमें करप्शन है, इसमें नाअहली है डिपार्टमेंट्स की, और जैसे पहले आपने भी निशानदेही की और मैंने भी बात की कि हुकूमत की तरफ से उस विल का इजहार नहीं किया गया कि इसको हमने टैप करना है ये जो रिसोर्सेज हैं। अब उम्मीद ही की जा सकती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर इसका नोटिस लिया है तो वो इस सिलसिले में ऐसे इकदाम उठाएंगे कि जिसकी वजह से ये तमाम जो लूप होल्स हैं इनको प्लग किया जाए, और ये जो 40-45 कंपनियां हैं जो थ्राइव कर रही हैं आपने जैसे बताया, और जो टैक्स को अवेड कर रही हैं और सबके सामने हैं, तो इनको क्यों ना पकड़ा जा सके। बिल्कुल उसके सही। लिए आपको एक छोटा सा मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। किसी भी एक्सपर्ट को बैठा दें या कोई पार्लियामेंट की कमेटी बन जाए, वो उस पर एक मैकेनिज्म बना ले और उस मैकेनिज्म पर फिर अमल किया जाए, तो ये पैसे आप इकट्ठे कर सकते हैं। अरे यहाँ पे ब्लेम गेम भी बहुत चलता है सर। जो इदारे हैं वो कहते हैं जी पॉलिटिकल विल की कमी है, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो ये कहती है कि कैपेसिटी नहीं है, परफॉर्मेंस का इशू है इदारों के एंड पे। आपका तज्जिया और तजुर्बा क्या मेरे कहता ख्याल में दोनों तरफ से बात मैं को दुरुस्त की है। अदारों को सफिशेंट फंड्स मुहैया नहीं किए जाते कि वो उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो सके। जैसे FBR है तो उसको भी बहुत कम बजट दिया जाता है इस फंड्स को, इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। और इसी तरह से कवानीन में भी बहुत से नुकाइस हैं। बिल्कुल। मैं 1-2 कवानीन का जिक्र भी आपसे करता हूँ। मसलन ये जो नॉन स्मोकर्स की हेल्थ को जी। प्रोटेक्ट करने का कानून है, उसमें यह है कि एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर सिर्फ उसमें एक्शन ले सकता है, और या ऐसा शख्स ले सकता है जिसको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑथोराइज करे, ऑथोराइज ऑफिसर। वो ऑथराइज ऑफिसर्स का किसको पता है। और सब इंस्पेक्टरों की तादाद टोटल पंजाब में मसलन मुझे पता है कि कोई 2.25 लाख की पुलिस फोर्स है, उसमें चंद हज़ार होंगे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं। अच्छा। तो क्या वो चंद हज़ार ये काम कर सकते हैं? तो इसके लिए इसका दायरे को वसी करने की ज़रूरत है। इसी तरह से ये जो आपका कानून है वार्निंग लिखने का कि ASI ऑथराइज्ड है, उससे नीचे वाला ऑफिसर नहीं ऑथराइज, और जो सूबाई महकमा एक्साइज हैं उनके सब इंस्पेक्टर ऑथराइज हैं, उससे नीचे वाले ऑथराइज नहीं है। अच्छा। हाँ। यानी अगर नीचे वाले देखें तो वो तो कानून कुछ नहीं वो कर कुछ सकते। चुप रहे, हाँ, खामोश, नहीं, वो कुछ नहीं, उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनके हाथ बंधे। अच्छा। तो ये नुकाइस हैं कवानीन में जिनकी तरफ मैं शुरू से निशानदेही कर रहा हूँ कि ये कवानीन में आपको तरमीम करनी पड़ेगी अगर आपने नताइज हासिल करने। डुप्लिसिटी ये तो नजर आ रही है। एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव दिखाई देती है कि विसल ब्लोअर एक्ट है, कोई भी देखे किसी जुर्म को, किसी करप्शन को, किसी इस तरह की टैक्स इवेजन को जिससे हुकूमत को, कौमी खजाने को, मुल्की मफाद को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको रिपोर्ट कर सकता है। और दूसरी तरफ खुद हुकूमती एहलकारों के हाथ बंधे हुए हैं कि वो देखें भी तो वो उस पर कार्रवाई नहीं ला सकते। अगर दीगर अशखास जो पुलिस या एक्साइज के अलावा हैं, वो सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो ऑथराइज किए जाएंगे बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा। और उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी होगा। मेरे इल्म में नहीं है कि कितनों को ऑथराइज किया है और किन किन को ऑथराइज किया गया है। लूप होल्स हैं, इनको प्लग करना ज़रूरी होगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाए, 2-3 बना लें 7-8 की जगह पे। इतने सारे अदारों को इन्वॉल्व करने की बजाय बेशक किसी एक अदारे को लीड में रोल दे दें, बाकियों को सब्सिडरी रोल दे दें जी। और अगर फॉर एग्जांपल आप FBR के अगर इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन वाले डायरेक्टरेट को लीड रोल देना चाहते हैं, फिर उनको ज़रूरी साजो सामान और ज़रूरी
फंड्स भी मुहैया किए बिल्कुल सही, ताकि वो इस काम को आगे बढ़ाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है और हम इसी पॉइंट को लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, इट्स टाइम फॉर ब्रेक। बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? एक सिगरेट पैकेट की कम से कम कानूनी कीमत है 63 रुपए। फिर 200 से जायद ब्रांड्स 20 से 40 रुपए में कैसे बिकते हैं? सिगरेट की फरोख्त पर टैक्स चोरी से, जो मुल्क को सालाना 77 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाती। ये हुकूमती मालियाती अहदाफ की राह में रुकावट है और सेहत आमा की सहूलियात में कमी की बड़ी वजह। अब खसारा बस खुदा। वेलकम बैक। अब ब्रेक से पहले एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ निशानदेही कर रहे थे मेरे आज के मेहमान जनाब शौकत जावेद साहब, जो कि साबिक आईजी पंजाब और वजीर दाखिला रह चुके हैं। सर, जो आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटी बिल्डिंग इदारों की, एक छोटा सा जैसे इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क, ये कितना इफेक्टिव है? और अब अभी तक अगर इसकी बात करें टैक्स इवेजन की, तो सिगरेट की सनत के टैक्स इवेजन है, गैर कानूनी कंपनियां हैं, इनको पकड़ने में क्या किरदार है IREN का? कि इन्हीं की कमज़ोरी है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। बाकी तमाम अदारे एक तरह से इनके हेल्पिंग हैंड हैं इस टैक्स को टैप करने में, इसको कलेक्ट करने में। इसके लिए आपको एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत है। जैसे फेडरल गवर्नमेंट के किसी एक वज़ीर को, वज़ीर दाखिला को, या जो अकाउंटेबिलिटी के आपके एडवाइज़र हैं उनको, तो ये एक टास्क फोर्स की ज़रूरत है जो ऊपर बैठ के मॉनिटर करे, हफ्तावार मीटिंग करे, फिर देखे प्रोग्रेस ले सबसे। आपके सजेशंस क्या होंगे सर? IREN के हवाले से खास तौर पे बात की जाए तो क्या ऐसा रद्दोबदल या तब्दीलियां, या उन्हें हो सकता है उनके एंड पे कई मसले जैसे आप कह रहे हैं कि उनको इनेबल करना जरूरी है, केपेबल करना जरूरी है, व्हाट विल यू रिकमेंड? जी, जब टास्क फोर्स बनेगी, एक वजीर साहब बैठे होंगे, FPR के नुमाइंदे बैठे होंगे, डायरेक्टरेट के नुमाइंदे बैठे होंगे, दीगर इन्फोर्समेंट के जो अदारे हैं उनके रेप्स वहाँ बैठे होंगे, तो हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी लाएगा और हर कोई टास्किंग भी की जाएगी। ठीक है, तो वो फिर अगर आप हफ्तावार या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद को मॉनिटर करें, उसकी दोबारा मीटिंग करें और उनसे पूछें कि जो आपको टास्किंग की गई थी उसमें कहाँ तक कामयाबी हासिल की गई, जो आपको टारगेट्स दिए गए थे उसको किस हद तक अचीव किया गया। मैं समझता हूँ कि अगर आपने इसको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से रोकना है तो इसी तरह का ये एक टास्क फोर्स आपको हर डिस्ट्रिक्ट में बनानी पड़ेगी। अच्छा, और उसमें आपके पास डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल है, उनकी सरबराही करें क्योंकि वो गवर्नमेंट के नुमाइंदा होता है वहाँ पे ये ऑफिस जो है, और तमाम दीगर अदारे जो है उनका एक एक रैप उनकी टास्क फोर्स में शामिल हैं। वो रिटेलर्स को देखें, वो डीलर्स को देखें कि वहाँ पे कोई नहीं हो रहा, कानून की खिलाफ वर्जियाँ तो नहीं हो रही। और एक बात और इसी मौके पर कहना चाहूँगा कि समरी ट्रायल्स का कोई ना कोई शिक ऐड करनी चाहिए किसी कानून में। जैसे आप चालान करते हैं, सबको पता चलेगा कि नाउ गवर्नमेंट इज सीरियस। अच्छा सर, आपने जैसे बात की तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज़िले इंतजामिया के लेवल पे जो बातें हो रही होती है। एक कानून आया था 2005 में जिसका नाम है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, जिसके मुताबिक हुकूमत के मुकर्रर करदा कम अज़ कम सिगरेट की जो कीमत है जमा सेल्स टैक्स उससे कम पे सिगरेट बेचना ये कानूनन जुर्म है और इस पे 20,000 रुपए का जुर्माना भी है रिटेलर को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं अमल में आती, ना दिखाई दी ना सुनाई दी। तो ये जो लैप्सेस हैं इसकी जिम्मेदारी किसके सर डालेंगे और क्यों है? और 20,000 रुपए जुर्माना ये भी एक मजाक है। जो रिटेलर इस तरह से बेच रहा है और कमा रहा है, आप उसको 20,000 कर देंगे तो उसको पिंच नहीं महसूस होगी। तो इस जुर्माने को बढ़ाने की ज़रूरत है। और जिस तरह आपने मेरी बात से इत्तेफाक किया कि ज़िली एक टास्क फोर्स जो होगी,
اگر وہ گھومتی پھرتی نظر آئے. آپ نے دیکھا پنجاب میں ایک انہوں نے فوڈ اتھارٹی بنائی ہے, کتنی امپرومنٹ آئی ہے اس سے, اور یہ جعلی چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, تو اس سے بڑے خاطر خواہ نتائج نکل سکتے. ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور پھر کنٹینیو کریں گے. بہتر پاکستان مگر کیسے؟ سگریٹ کی فروخت پر ٹیکس چوری 77 ارب روپے سالانہ ہے, کیونکہ ایک پیکٹ کی کم از کم قانونی قیمت 63 روپے ہونے کے باوجود 200 سے زائد برانڈز 20 سے 40 روپے میں بکتے ہیں. یہ ٹیکس چوری روک لی جائے تو پاکستان میں ہر سال 38,500 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جا سکتے ہیں. اب خسارہ بس خدارہ. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج جناب شوکت جاوید صاحب سے, جو کہ سابق آئی جی پنجاب اور سابق وزیر داخلہ رہ چکے ہیں. سر, آپ تو پولیسنگ میں رہے ہیں اور آپ تو پولیس کے سارے اسٹرکچر کو بخوبی جانتے ہیں. پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی سابق چیئرمین ایف بی آئی شبر زیدی صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کوئی 8 پل ہیں جس کے اوپر اگر چیکنگ ہو جائے, جس کے اوپر اگر اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہو جائے تو اسمگلنگ پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو یہ کیا پھر پولیسنگ کا ایشو ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں, ان کا اشارہ 2 مخصوص خطوں کی طرف تھا, ایک کے پی کی طرف اور ایک آزاد کشمیر کی طرف. تو یہاں پہ یہ سارا غیر قانونی سگریٹ کا کاروبار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہیں پہ فصل ہوتی ہے, یہیں پہ وہ فیکٹریاں ہیں, یہیں پہ جعلی سگریٹ بنتے ہیں, ادھر سے ہی اسمگلنگ ہوتی ہے کہ افغانستان کا بارڈر بھی ان کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر یہ ٹرک بھر بھر کے جب آتے ہیں, ہر جگہ ناکے ہیں, چوکیاں ہیں, پولیس والے کھڑے ہیں, وہ کوئی روکتا بھی نہیں ہے. صرف پولیس کا نام نہ لیں اس میں ابھی, کیونکہ اس میں بہت سارے اور ادارے ہیں. اس میں سب سے پہلے کسٹمز کی انٹیلیجنس ہے اپنی, وہ ان کا کام ہے یہ بنیادی طور پر. اور شبر صاحب کا جو اشارہ تھا وہ بالکل درست ہے کہ 8-9 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے کراس کریں گے تو آپ باقی ملک میں جا سکتے, پر جہاں جہاں پل آتے ہیں ان کو آپ نے پلگ کرنا ہے. تو اس میں کسٹمز کے ایکٹ پر لاگو کرنے کے لیے ایف سی کا بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے, ایف سی کا رول ہے, پھر اس کے بعد رینجرز کا بھی رول ہے. آزاد کشمیر میں رینجرز بھی کام کرتے ہیں, اور اسی طرح سے پولیس کا بھی رول ہے, اس پہ آ جاتا ہے. لیکن پولیس کا اس میں سبسڈری رول ہے. ٹھیک ہے, پولیس والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بنیادی طور پر ان کا ہے, تو ان کو کرنے دیں. ہمارے پاس اور بڑے بکھیڑے ہیں, ہم ان کی طرف ان کو سینسٹائز کریں, ان کو ٹرین کریں, ان کو قانون پڑھائیں, ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ تمہارے بھی دائرہ اختیار میں آتی ہے چیز, اور یہ صرف کسٹم کے اوپر نہ چھوڑ دیں, یا کسٹم انٹیلیجنس کے اوپر نہ چھوڑ دو, یا ایف سی کے اوپر نہ چھوڑ دو. اگر انہوں نے کوئی غلط کام کر کے ان کو جانے دیا ہے اور تمہاری نظر میں آ گیا تو اس کو پکڑ لو. جو لوگ کاروائی کریں اور ایفیشنسی کا, عمدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کریں, کیا ان کے لیے کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے؟ انسینٹیو ضرور ہونے چاہیے, اور انسینٹیو جو ہے وہ کیش ریوارڈ کی شکل میں ہونا چاہیے, میڈلز کی شکل میں ہونے چاہیے, کوئی پلاٹ دے دیا کسی کو. بالکل صحیح. آپ نے جیسے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ پہلے یہ محدود تھے صرف مردان پشاور کے پی کے علاقے میں, اب انہوں نے اپنا دائرہ کار بڑھا کے آزاد کشمیر میں بھی, جو کہ نان ٹیرف ایریا جو ہے وہ کہلاتا ہے. تو یہ سیف ہیونز ہم کیوں دے رہے ہیں ان ٹیکس چوروں کو, ایسے لوگوں کو جو ملک دشمن ہیں, جو ملکی خزانے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, صحت عامہ کے لیے بھی خطرہ ہیں. تو آپ کے خیال میں اس میں جو ذمہ داری اور کردار ہے وہ کس کو؟ لا انفورسمنٹ کے تمام اداروں کی کوتاہی ہے, وہ ان کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہیں اس کرپشن کے اس کھیل میں. اور جو لوگ یہ بنا رہے ہیں, جو اس کاروبار میں ملوث ہیں, وہ تو پہلے ہی کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا
ہم ہینڈ اینڈ گلو ہوں. تھوڑا سا ہمیں آؤٹ آف دا بک جو بھی جا کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا. اس میں ایک چیز جس کو آپ کہتے ہیں سٹیزن جرنلزم، وہ کرنا چاہیے کہ ٹی وی چینلز ساتھ لے جائیں لوگوں کو، اور وہ جا کے کہیں یہ دیکھیں یہ سستا پیک بیچ رہے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سلسلے میں اگر چند ایک ٹارگٹ سٹیز مقرر کر لیے جائیں پہلے جو بڑے بڑے ہیں، اور وہ چند ایک illicit ٹریڈ فری سٹیز کی طرف کام کیا جائے، تو بلک جو ہے وہ وہاں پہ کنزیوم ہوتا ہے، اس سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. سگریٹ کی صنعت کے غیر قانونی یہ جو سیکٹر ہے، اس سے جو چوری کی جاتی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے سالانہ 70 بلین سے زائد، اگر یہ قومی خزانے میں آ جائے تو صحت کا شعبہ کتنا بہتر ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہے اور آپ دیکھیے. سوال ہے 70 ارب کا. آج ہم جانیں گے کہ اگر تمباکو کی صنعت کا غیر قانونی سیکٹر سالانہ 70 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس چوری نہ کرے تو مجھے اور آپ کو صحت کی کتنی بہتر سہولیات مل سکتی ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق ملک میں 22 کروڑ سے زائد کی آبادی کے لیے صرف 1279 پبلک اسپتال ہیں. ان اسپتالوں میں بیڈز کی تعداد 1,32,227 ہے، یعنی 166 مریضوں کے لیے صرف ایک بیڈ دستیاب ہے. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق 35 بیڈز پر مشتمل ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنانے کے لیے 136 ملین روپے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمباکو کی صنعت کا غیر قانونی سیکٹر سالانہ 70 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس چوری نہ کرے اور یہ رقم قومی خزانے میں جمع ہو تو ہم ہر سال 566 نئے اسپتال بنا سکتے ہیں، جس سے ایک سال میں 19,810 نئے بیڈز مریضوں کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں. یہ اسپتال ایک دن میں تقریباً 34,000 مریضوں کو طبی سہولیات دے سکتے ہیں، یعنی سالانہ 1 کروڑ 24 لاکھ مریضوں کو ہر طرح کے علاج کی سہولت میسر آ سکتی ہے. صحت کی یہ جدید اور بآسانی مل جانے والی سہولیات ملک کو جدید اور ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لانے کا سبب بن سکتی ہیں. سر آپ نے دیکھا کہ اگر یہ 70 بلین جو ہیں یہ بچا لیے جائیں تو ہم صحت کے شعبے میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. تو پھر ہمیں دیر کاہے کی ہے کہ کس چیز کے منتظر ہیں ہم؟ یہی چیز ہمارے لیے بھی پریشان کن ہے کہ یہ آپ ایک ایسا ریسورس ہے جس کو بڑے آسانی سے بہت کم محنت کر کے ٹیپ کر سکتے ہیں، کیونکہ بلک آپ کا جو ہے وہ 98% تو وہ 2 کمپنیاں کر رہی ہیں. ان 30-40 لوگوں کو یا مینوفیکچررز کو آپ نے قابو میں لانا ہے. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اس کے جو نتائج آپ نے ابھی دیکھے ہیں ان نتائج کو حاصل کیا جا سکتا. اس معاملے کی سنگینی صورتحال کی کیا ہے کہ ایک طرف تو ملکی خزانے کو 70 بلین سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے سالانہ، جو کہ 70 ارب سے زائد کا نقصان ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم بیرونی قرضے لے کر اپنے اوپر اتنا بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں. اگر یہ پیسے ہمیں آ جائیں، نہ تو ہمیں قرضے لینے کی اتنی ضرورت پڑے، دوسرا انہی پیسوں کو ہم صحیح طرح سے استعمال کریں تو بہت سارے ایریاز میں تعلیم ہے، صحت کا شعبہ ہے، بہت بہتری لا سکتے ہیں. آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے، لیکن جاتے جاتے آپ بھی اپنی رائے تجاویز آج سے آگاہ کر سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بہتر پاکستان میں آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے www.behtarpakistan.com یا ٹویٹر ہینڈل @behtarpakistan، اور آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں فیس بک پیج پہ بہتر پاکستان کے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.